ॐ सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत्वदन्ति यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। कठोपनिषद द्वितीय अध्याय 15वां मंत्र। कठोपनिषद में अक्षर ब्रह्म की उपासना के क्रम में यह मंत्र आया है। क्योंकि हम बात लिपि की करने वाले हैं, इसलिए मंगलाचरण में मैंने ओम इस अक्षर ब्रह्म की उपासना करना उचित समझा। वैयाकरणों के द्वारा ओम की उपासना अक्षर ब्रह्म के रूप में की जाती है, और चूँकि विषय लिपि शास्त्र से संबंधित है तो ओम से महनीय अक्षर मुझे नहीं लगता कि कोई होना चाहिए। वैसे ओम को प्रतीक रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि वेद के सभी विषय जो कि गूढ़ मंतव्य लिए हुए हैं वो प्रतीकात्मक रूप से स्थित हैं। उनके अर्थ लोगों ने अपनी अपनी मति के अनुसार थोड़े थोड़े अंतर के साथ उपस्थित किए हैं। सायन का अलग मत होता है, मैक्स मुलर के थोड़े अलग मत होते हैं, तो थोड़े थोड़े डिफरेंस हम देखते हैं किसी भी चीज़ की व्याख्या के प्रसंग में। भाषा को संरक्षित करने का सबसे सटीक उपाय जो है वो है लिपि। प्राचीन काल में, वैदिक काल में ऐसा माना जाता है कि वेदों को श्रुति कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें श्रुति परंपरा के द्वारा उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाता था। गुरु अपने शिष्य को वेद सुनाता था और शिष्य उसको बिना किसी मिलावट के एज इट इज़ कंठस्थ कर लेता था और वो अपने शिष्य को सुनाता था। इस तरह से उसका संरक्षण हो रहा था। किंतु कालक्रम से जब स्मृति ह्रास होने लगा और युग परिवर्तन होने लगा तो ऋषियों को आवश्यकता महसूस हुई कि इसको संरक्षित करने के लिए हमें इसको लिपिबद्ध करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें मिलावट आने लगी थी। प्रत्येक ऋषि की वर्णन शैली अलग थी, तो वेद के भाव न बदल जाएं, ईश्वरीय वचन न बदल जाए, इसलिए उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया। तो सबसे जो लिपियों का वर्गीकरण हमें प्राप्त होता है सभी ग्रंथों में, वो मुख्य रूप से ऐसे है कि चित्र लिपि पहली लिपि है, दूसरी है भाव लिपि और तीसरी है ध्वनि लिपि, जिसका हम अध्ययन करेंगे। ध्वनि लिपि को ध्वनि लिपि को हम ये ब्राह्मी, खरोष्टी आदि के रूप में समझ सकते हैं। और जो चित्रलिपि और जो भाव लिपि है वो अभी बहुत ही प्राचीन समय की है। चूँकि सैंधव लिपि अगर हम देखें तो वो चित्रलिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि चित्रों को पढ़ना बहुत ही कठिन होता है, उनके भाव निकालना, क्योंकि एक चित्र के बहुत से अर्थ हो सकते हैं, तो उस तरह से ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जब हम ब्राह्मी के अक्षरों को देखें तो ये एक ध्वनि लिपि है। अर्थात हम जब कहते हैं, जो कुछ हम कह रहे हैं, भाषित कर रहे हैं, जिसका हम भाषण कर रहे हैं, वो उसको हम प्रतीकों के माध्यम से संरक्षित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ध्वनि लिपि, जिसको फोनेटिक स्क्रिप्ट कहते हैं। आइडियोग्राफी जो है वो भाव लिपि है और पिक्टोग्राफी चित्रलिपि है। तो फोनेटिक स्क्रिप्ट हमारे ध्वनियों पर आधारित होती है। हम जो कह रहे हैं उसको एज इट इज़ चिन्हों के माध्यम से, जैसे क कहा तो क चिन्ह लिख दिया। पर अभी आधुनिक युग में हम देखें तो जो शोधार्थी हैं उनके लिए एक और नया विषय ऐड किया गया, ट्रांसलिट्रेशन यानी लिप्यंतरण। उसमें हम क्या होता है कि जैसे आजकल व्हाट्सएप है तो हम हिंदी के शब्दों को, हिंदी भाषा को हम रोमन लिपि में लिखते हैं। जैसे कि क्या कर रही हो, तो KYA, क्या, कर KAR। इस प्रकार से हमने रोमन लिपि, चूँकि अंग्रेज़ी के लिए समुपयुक्त है, किंतु
उसका हिंदी भाषा के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, उसका हमने एक तोड़ निकाला जिसे हम ट्रांसलिट्रेशन कहते हैं। यद्यपि ये कारगर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये रोमन लिपि में हिंदी भाषा को लिखना सिर्फ उन्हीं को समझ में आ सकता है जो हिंदी भाषी हैं। जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती वो इसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए लिपि जो है आज बृहद स्तर पर इसका अध्ययन हो रहा है, पर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसके प्राचीनतम स्वरूप कैसे थे और इससे परिवर्तन किस प्रकार हुआ, यह सब अध्ययन का विषय है। मैं कोई बहुत बड़ी विदुषी नहीं हूँ लिपि शास्त्र की, परंतु मैंने अध्ययन किया है। मैंने कुछ वर्कशॉप्स किए हैं और मेरे कुछ दोस्तों की पांडुलिपियाँ हैं जिन पे उनके काम है, तो उसके चर्चा के दौरान कुछ सीखा है। और जो कुछ भी मैंने अभी तक पढ़ा है अपने कोर्स वर्क के लिए भी, तो उसको मैंने सोचा कि मैं एक फॉर्मेट में एक फ़ाइल बनाकर और उसको अपलोड करूं यूट्यूब पर, इसके संरक्षण के लिए भी और जिसको इसकी थोड़ी सी भी आवश्यकता है उसके लिए भी। ऑथेंटिसिटी के लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी विषय वस्तु नहीं ली है जिसमें आपको संशय हो या जो बिल्कुल प्रामाणिक ना हो। मैंने कुछ पुस्तकों के माध्यम से ही इसको लिपिबद्ध किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिपि क्या है। लिपि भाषा को संरक्षित करने का एक साधन है, मैंने बता दिया आपको। तो लिप प्लस इन प्रत्यय से लिपि शब्द बना है। सभी जानते हैं कि संस्कृत जो व्याकरण है वो संपूर्ण शब्दों की जो उत्पत्ति है वो धातु से मानते हैं, और धातु और प्रत्यय ये मिलके एक शब्द बनाते हैं। तो उसी प्रकार लिपि जो शब्द है वो लिप धातु से इन प्रत्यय करके बना है। तो भारत में लेखन कला का विकास कैसे हुआ, इसको समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे हम सभी जान रहे हैं कि वैदिक संहिताओं से और ब्राह्मण ग्रंथों में हमें लिख धातु का प्रयोग मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है, माना नहीं जाता, ऐसा कहा जाता है कि वेदों में वेदों को श्रुति कहते थे श्रुति परंपरा के कारण, किंतु वेद चूँकि वेदों की रचना किसी एक समय में नहीं हुई, बहुत समयों के ये इतने बड़े गंभीर शास्त्र हैं, इनके निर्माण में बहुत समय लगा होगा, शताब्दियाँ लगी होंगी। तो उस शताब्दियों के बीच में कभी लेखन कला का विकास हुआ ऐसा माना जाता है, क्योंकि वेद के कुछ भागों में हमें लिख धातु का प्रयोग प्राप्त होता है। जैसे आप उसके बाद जब शिक्षा ग्रंथ जो आते हैं, जो वेदों में वर्ण उच्चारण के ग्रंथ हैं, वो इस बात को और पुष्ट कर देते हैं। वेदांगों में शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को नासिका कहा गया है, और शिक्षा के अंतर्गत जिसका विवेचन होता है वो है वर्ण उच्चारण और मात्रा आदि का, इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये एक प्रामाणिक मत है कि लिपि का विकास तब तक हो चुका था। फिर पाणिनीय शिक्षा में लिखित पाठक को अधम माना गया है। पाणिनीय शिक्षा 32वां जो उसका श्लोक है उसको आप देखेंगे तो उसमें अधम जो पाठक है उसके 6 लक्षण बताए गए हैं। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। यानी गीति जो गाने वाला हो, जो शीघ्र गाने वाला हो, शिर को हिलाने वाला हो, लिखित पाठक हो और अनर्थज्ञ हो, अर्थ को न जानने वाला हो, और धीमी आवाज़ अल्पकंठश्च धीमी आवाज़ वाला हो, ऐसे जो 6 पाठक हैं वो अधम पाठक के अंतर्गत आते हैं, ऐसा पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है। तो ये भी बताता है कि इसमें लिखित पाठक का जो प्रयोग किया गया है वो बता रहा है कि लिखे हुए को पढ़ने वाला, तो यानी उस समय तक लिपि का विकास हो चुका था। स्मृति ग्रंथों में लिख धातु का प्रचुर प्रयोग मिलता है। जैसे नारद स्मृति का ये वचन है, ना करिष्यति यदि ब्रह्मा लिखितं चक्षुरुत्तमं तदेयम् अस्य लोकस्य
ना भविष्यति शुभाम गतिः। अगर ब्रह्मा ने लेखन कला का विकास ना किया होता तो इस लोक में, इस लोक की शुभ गति नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो प्राचीन ज्ञान संपदा है वो उसका विकास लिपि के कारण अधिक द्रुततर गति से हो पाया है। क्योंकि लिपि के माध्यम से ऐसा देखा जाता है कि जो साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, वो अपने ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए उनको लिपिबद्ध करते हैं, उनको एक शास्त्र का निर्माण देते हैं और फिर उस शास्त्र का प्रचार प्रसार होने पर लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करते हैं। जो बात कब तक पहुंच सकती है ध्वनि के माध्यम से, उसको लिपि के माध्यम से वो विस्तृत स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करते हैं। फिर 5वां पॉइंट है कि वैदिक व्याकरणों और लौकिक व्याकरणों में तारतम्यता। ऐसा देखा जाता है कि जो वेद है उसका अपना एक व्याकरण है और लौकिक व्याकरण में जैसे हम पाणिनीय व्याकरण को लेते हैं, उसके पूर्व भी बहुत से व्याकरण थे, परंतु उनका हमें उनके ग्रंथ हमें पूर्णतया उपलब्ध नहीं होते। इसलिए जो प्रामाणिक रूप से और संपूर्ण रूप में उपलब्ध है वो पाणिनीय व्याकरण मिलता है हमें। वैदिक व्याकरण आजकल बहुत मुख्य विषय बना हुआ है, लोग उसको पढ़ रहे हैं और बहुत जैसे कह सकते सूक्ष्म गणित उसमें निहित है और विदेशी विद्वानों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि वैदिक व्याकरणों में और लौकिक व्याकरणों में बहुत ही समय का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। तो उस समय अंतराल में भी जो व्याकरण है उसका विकास क्रमशः हुआ है, ऐसा देखा जा रहा है। वैदिक व्याकरण जो उपलब्ध है और बीच में कुछ व्याकरण जो हमें प्राप्त होते हैं, जैन व्याकरण भी मिलता है और ये संस्कृत के व्याकरण के बहुत से ग्रंथ मिलते हैं। तो उनमें भी ऐसा देखा गया क्रमिक विकास हुआ है। तो यानी कि वो लिपिबद्ध थे। व्याकरण ऐसा माना जाता है कि उनमें प्रकृति प्रत्यय से स्वर व्यंजन आदि का, प्रकृति प्रत्यय आदि का अध्ययन किया जाता है और उसमें लेखन क्रिया की बहुत ही अपेक्षा होती है। व्याकरण की अनिवार्यता हमें वेदांग के रूप में भी दिखाई देती है। तो ऐसा हम स्वीकार कर सकते हैं कि उस समय जब वैदिक काल चल रहा था तो उसके मध्य में जब लिपि शास्त्र का विकास हुआ तो व्याकरणों में भी तीव्रता आई, व्याकरणों में भी तारतम्यता आई और लिपि के माध्यम से ही उनका संरक्षण और क्रमशः विकास किया गया। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 64 लिपियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि लिपि वहाँ बुद्ध के काल में लिपि पूरी रूप से थी। तैत्तिरीय उपनिषद में भी वर्णों और मात्राओं का सुविशद वर्णन प्राप्त होता है। जब हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, मैं 1 मिनट। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में हमें वर्ण और मात्राओं का सुविशद वर्णन प्राप्त होता है। उसकी एक वल्ली का नाम ही है शिक्षावल्ली और ये ग्रेजुएशन और मास्टर्स के अभ्यर्थियों को पढ़ाया जाता है शिक्षावल्ली, जिससे वो वर्ण और मात्राओं के विषय में वैदिक मंतव्य को समझ सकें। तो इसमें भी लिपि का हमें एक आभास मिलता है। रामायण में भी ऐसा उल्लेख है जब हनुमान जी सुंदर वाटिका में, सुंदर वन में जाते हैं, अशोक वन में जाते हैं सुंदरकांड के प्रसंग में, तो वहाँ पर वो माता सीता को राम नाम का अंगुलीयक दिखाते हैं। तो ये कह रहे हैं रामायण 5:36-2 में, वानरो हम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः राम नाम अंकितम चेदम पश्य देव्यम अंगुलीयकम। कह रहे हैं कि हे महाभागे सीते, मैं वानर हूँ और श्री राम का जो धीमत है यानी धीमान है, ऐसे श्री राम का दूत हूँ। तो ये मैं आपको
अंगुलियक दिखा रहा हूँ जिस पे राम नाम अंकित है। अंकित का अर्थ है कि लिपिबद्ध है, उसको किसी चीज़ से, जैसे लिपि प्राचीन काल में जब अशोक आदि राजा हुए तो उन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए, तो उनके पास लिखने के साधन अलग अलग थे, क्योंकि उस समय लिखने के पेन कॉपी इस तरह नहीं था, तो वो हथौड़े और छेने से आकृतियाँ बनवाते थे पहाड़ों पे, स्तंभों पे, ताम्रपत्रों पे। तो उसी तरह राम नाम अंकित किया गया है। वो किस तरह से किया गया होगा ये तो शोध का विषय है, परंतु उस अंकित शब्द से ये चिन्हित होता है कि उस समय लिपि का प्रयोग होता था। अब हम आते हैं ब्राह्मी लिपि पे। तो ब्राह्मी लिपि नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्मा शब्द से बनी हुई है, और इसलिए चीनी विश्वकोशकार फा वा शूलीन के अनुसार ये लिपि जो है वो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है, ऐसा उनके द्वारा माना जाता है, और इसीलिए इसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं। नामकरण के विषय में एक जैन मत भी सामने आता है, जिसमें जो 24वें तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ऐसा माना जाता है कि उनकी पुत्री बम्पी के नाम के आधार पर उन्होंने ब्राह्मी लिपि का विकास किया। तो माना जाता है कि ये सभी प्राचीन लिपियों की जननी है। इससे उत्तर में शारदा का विकास माना जाता है, शारदा लिपि का, और दक्षिण में ग्रंथ लिपि का विकास माना जाता है। तो ग्रंथ लिपि जो है वो ताड़पत्रों के लिए उपयुक्त लिपि मानी जाती थी, और ऐसा भी माना जाता है कि जो यह लिपि है ब्राह्मी लिपि, इसके अक्षरों से बाद में माना क्या जाता है, तो देखा भी जाता है कि ये अक्षर बाद में देवनागरी इत्यादि में धीरे धीरे कैसे क्रमशः कन्वर्ट हुए, ये समझने की बात है। मैं किसी और वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इसको ब्राह्मी से देवनागरी में ये कैसे परिवर्तित हुआ। इस लिपि को सभी लिपियों की जननी माना जाता है। पाली एवं प्राकृत भाषाओं में निहित जो अशोककालीन अभिलेख है और महात्मावाद बुद्ध के उपदेश भी जो है वो इसी लिपि के माध्यम से संरक्षित किए गए। जैसे कि हमें अशोक के बहुत सारे शिलालेख, स्तंभलेख और ताम्रपत्र मिलते हैं। अशोक के काल से गुप्त साम्राज्य तक इस लिपि का विकास और परिवर्तन देखा जाता है। एक सूत्र ग्रंथ है संवायांग सूत्र, वो जैन ग्रंथ है, उसमें 18 लिपियों का वर्णन मिलता है जिनमें ब्राह्मी को सर्वोपरि रखा गया है। भगवती सूत्र भी एक ग्रंथ है जिसमें भगवती की उपासना है, और उसमें जो प्रारंभ है वो क्या है, नमो बम्भिये लीबिये। हाँ, ये नमो बम्भिये, बम्भिये मतलब ब्राह्मी, तो जो लीबिये इस सूत्र से इसका इस भारतीय परंपरा की प्राचीन लिपियों में 3 लिपियों का अस्तित्व माना जाता है, सैंधव लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो खरोष्ठी है वो मूलतः विदेशी लिपि है, किंतु सैंधव और ब्राह्मी भारतीय लिपि हैं। ब्राह्मी खरोष्ठी का ज्ञान प्राचीन काल से ही था, किंतु सैंधव लिपि का ज्ञान जो है वो हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जब उत्खनन हुआ है उसके बाद हमें उसका पता चला। अशोक के कुछ अभिलेख हैं जिनमें अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ लेख है, गिरनार का शिलालेख है, बराबर गुहा लेख है, मानसेहरा का शिलालेख है, शाहबाजगढ़ी शिलालेख है और बहुत सारे। तो उनमें हमें इस लिपि के भिन्न भिन्न इस लिपि का भिन्न भिन्न प्रयोग प्राप्त होता है। ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं। आधुनिक भारत में इस लिपि के प्रथम उद्घाटक जेम्स प्रिंसप माने जाते हैं। उनसे पहले इसका अध्ययन नहीं किया जा सका था। जब चूँकि हमारे देश में बहुत सारे आक्रांताओं ने आकर के हम पर शासन किया, हमारी ज्ञान परंपरा को नष्ट करने का, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, बहुत सारी हमारी लाइब्रेरीज़ को जला डाला, तो हमारे जो विद्वान थे उनमें भी कई को कैद में डाल दिया, बंधक बना लिया, मृत्यु दे दी। इस तरह से तो हमारी जो ज्ञान परंपरा थी वो विस्मृत हो गई। कहीं लोग रोटी कपड़ा और मकान के ही इर्द गिर्द अपने जीवन को लेकर चले गए।
पर बाद में जब हम इन आक्रांताओं से मुक्त हुए तो हमें जो अशोक आदि की जो लिपियां थी, अशोक आदि के काल के जो उन्होंने पत्थरों पर उकेरे थे, स्तंभों पे उकेरे थे, उनको पढ़ने में दिक्कत हुई, हमें समझ नहीं आया वो लिखा क्या है। तो उसके लिए हमें एक धन्यवाद देना चाहिए जेम्स प्रिंसेप जी का, जिन्होंने इसको सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय जो है वो जेम्स प्रिंसेप को ही जाता है। जेम्स प्रिंसेप एक आम विद्वान, जैसे अंग्रेज़ विद्वान थे। तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की। तो उनका बहुत ही आभार है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि सभी लिपियों की जननी मानी जाती है और बहुत से अशोक के जो और बुद्ध के जो उपदेश हैं वो बहुत ही इसी लिपि में लिखे गए हैं और गुप्त काल तक के जो अभिलेख हमें मिलते हैं उन सब का उद्घाटन इस लिपि पर आधारित रहा है। ब्राह्मी लिपि में कुल 64 चिन्ह थे। इस लिपि में अनुस्वार, अनुनासिक विसर्गों का प्रयोग भी प्राप्त होता है। काल क्रम के प्रभाव से इसका स्वरूप वैविध्य भी हमें दिखता है। जैसे अशोक के काल से गुप्त काल तक आते आते लेखन उपकरणों में जब हम परिवर्तन हुआ तो फिर लिपियाँ सुंदर होने लगी, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता गया, साफ सुथरी होने लगी। जब कागज़ पेन तक आ गए तो देखिए अभी हमारे अक्षर कितने सुंदर लगते हैं। तो उस समय छेनी हथौड़े के स्ट्रक्चर्स में, लिखने के उपकरणों में बदलाव आया और जो पटल थे उनके भी अच्छे ताम्रपत्रों पे और अधिक सुंदरता के साथ उभर के आई। तो इस तरह से अलग अलग माध्यमों के प्रयोग से लिपियों में परिवर्तन, उनकी आकृति में कुछ कुछ परिवर्तन होता गया। माना जाता है कि मौर्य काल के प्रारंभ से गुप्त काल तक शिलालेख और स्तंभलेख और ताम्रपत्रों पर हमें यह परिवर्तन मिलता है। अब इसकी वर्णमाला हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको जैसे अब हम स्वर को देखेंगे, ये है अ और ये इसका उल्टा के, ये हो गया अ, ठीक है, ये हो गया आ। जब हम आ बनाते हैं तो इसके आगे ये आ की मात्रा है ये। और ई बनाने के लिए हम चूंकि का जैसे प्रयोग करते हैं गणित में, तो ये हो गया ई, 3 बिंदु। कभी कभी इसकी आकृतियाँ भिन्न भी होती हैं, ऐसे भी बनी होती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और ये जब 4 बिंदु ऐसे होते हैं तो ये बड़ी ई, दीर्घ ईकार हो जाता है। एल अंग्रेज़ी का, वैसे मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी का कुछ कुछ विकास यहाँ से मानना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे अक्षर सिमिलर हैं अंग्रेज़ी से। तो ये एल, ये ऊ बन जाता है। और इसी एल में जब हम उकार की मात्रा, जैसे आ की मात्रा ऊपर लगाते हैं तो बड़े उकार की यानी दीर्घ उकार की मात्रा हम नीचे लगाते हैं, ठीक। तो ये बन गया ऊ। ए बनाने के लिए हम एक पिरामिड की आकृति बनाएंगे और आई बनाने के लिए हम इसके आगे एक चिन्ह लगा देंगे। ओ जेड है अंग्रेज़ी का, और औ जो है वो जैसे आ की मात्रा इधर लगाते हैं तो ये औ की मात्रा इधर लगेगी। और अ लिख के उसमें अनुस्वार लगाने पर अंक बनता है, अ लिखकर उस पर विसर्ग लगाने पर अह बन जाता है। इसी तरह व्यंजनों को जब हम देखेंगे तो क एक प्लस की आकृति है, ख ये एक इस प्रकार से करके ऐसे ऐसे, और ग ऐसे, घ ऐसे, ङ माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा, ये ङ हो गया। और ड भी इसी तरह बनता है, बस इसको ऐसे कर देना है, ये बिंदी हट जाएगी। च उल्टा डी है, देखिए आप, ऐसे ऐसे, बी बी बी, सॉरी। और ये छ है, बहुत ही इजी है, ऐसे।
ये हो गया ज। ज का ये मुख्य प्रयोग है, ये गौण प्रयोग है, कम भी मिलता है, ये ज़्यादा मिलता है ऐसे। झ जब हम ऐसे करके उल्टा 4 बना देंगे, एच बना के ऐसे कर देना, ये य है। ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सी बना देना है। ठ बहुत ही ईजी है। ड देखिए आप बिल्कुल वही है, बस इसमें थोड़ा सा उसमें वो बिंदी नहीं लगी है जो ंगा में लगी थी, बाकी सेम है। और ये सही नहीं बना, फिर से इसको और ये ढ। ढ में बस ये ऊपर जो देवनागरी के जो अभी हम लिखते हैं न्यू अंक, वो देवनागरी का ढ बन गया ये वैसे। और ड़ जो है वो आई है दीर्घ। त उल्टा वाई आप कह सकते हैं, ये है ऐसे। थ आप देख ही रहे ऐसे है। द ये इसको ऐसे करना है, उल्टा द बनाना है। ध के 3 रूप मिलते हैं। न उल्टा टी है। प जो है वो बिल्कुल प का देख रही है, ये आकृति जो है ये यहाँ पर बना हुआ है। फ में भी बिल्कुल सेम वही बात हुई है प के जैसे, बस यहाँ पर एक बिंदु आ गया है ऐसे। और ब एक बॉक्स है। भ जो है वो ऐसे ऐसे और ऐसे बनता है। इसी को बाद में आप इसके रूप परिवर्तन भी इसमें ऐसे देख सकते हैं। इसी को बाद में ऐसे उठा दिया और ये इसे मिल गया, भ बन गया। म जो है वो 4 है, जो हम गणित लिखते हैं हिंदी माध्यम वाले तो वो ऐसे लिखते हैं। य एक उल्टा एरो है और र ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी होता है, तो इसी प्रकार से र बनता है। ल उल्टा आप देख रहे हैं, इसी आकृति को ऐसे कर दिया है, ल बन गया है। और ठ व जो देख रहे हैं वो एक ठ है बिना ऊपर के पाई के। श कई प्रकार से लिखा जाता है, पर ये जो है वो पॉपुलर रूप है, ऐसे और ऐसे। श की यही आकृति है, बस ये जो लाइन है ना इसको नीचे कर दिया है, बाद में ही ऊपर चली जाएगी। स के लिए आप समझ सकते हैं त है एक प्रकार का, और ह बस जी बना दीजिए। क्ष जो है वो 2 संयुक्त अक्षर हैं, ये तीनों संयुक्त अक्षर हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मिलने से बने हैं। क और श ये मिलके बनता है श। ये हलंत होगा सभी। क देख ही रहे हैं आप, प्लस का चिन्ह है ऐसे, और इसी के नीचे श बना देंगे। संयुक्ताक्षर में इन सभी को रखना है हमें। जब भी हम ब्राह्मी लिपि के संयुक्ताक्षर बनाते हैं तो जो पहला शब्द है, पहला जो अक्षर है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो सेकंड अक्षर है उसको हम नीचे रखेंगे। इसी प्रकार जो त्र है उसमें त को हम ऊपर रखते हैं और र जो है वो यहाँ पे आ जाता है, और ज और य मिलके ज्ञ बनता है, तो इसमें हम ज को ऐसे लेते हैं और वहीं य को ऐसे बना देते हैं। ये छोटा होता है और ऊपर वाला बड़ा होता है। तो अब अभी ये जो ग्रंथ है लक्ष्मी नारायण भारती के द्वारा अनुदित ये ग्रंथ है प्राचीन भारतीय लिपिमाला। ये बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है और हमारे टीचर ने हमें रेकमेंड किया था, तो मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ अगर आपको लिपि का प्रामाणिक ज्ञान करना है तो। और
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस प्रयास को। अगर आप बिल्कुल, मुझे पता है इसमें कुछ स्पेशल मैंने और भी कुछ मेंशन करना चाहिए था मुझे, पर चूँकि मेरा ये प्रथम प्रयास है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से इसको यहाँ पर मैनेज करूँ। मुझे तकनीकी ज्ञान उतना है नहीं, और मैंने बहुत ही अभी कम समय में इसको पूरा किया है। तो मैं अभी अगला जो अपना काम करूँगी वो बहुत ही प्रामाणिक और भी अच्छा करूँगी। पर मुझे बस इसका संरक्षण करना था, तो मैंने इसको इस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित किया है। अगर आपको और डिटेल जानना हो तो आप कृपया इस पुस्तक को पढ़ें, और जो भारतीय लिपि शास्त्र से संबंधित अन्य पुस्तक हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, पर उनकी ऑथेंटिसिटी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।